दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा रहे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं क्यों ना यूट्यूब पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि पूरी बिना किसी शुल्क दिए यूट्यूब द्वारा जो एप्लीकेशन आपको दिया गया है, जिस पर आप बिना किसी शुल्क के कोई भी चीज़ देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, मनोरंजक वीडियो देख सकते हैं, फिर कुछ कर सकते हैं। तो इस पर क्यों ना मैं इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ूँ, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी जरूरी होता है। और इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, आपको जीवन जीने का सही तरीका बताता है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा आपको इतिहास जब पढ़ना है, तो जब आपने इतिहास को पढ़ा तो जब आपने पढ़ा तो इतिहास का मतलब, इतिहास क्या होता है? तो इतिहास आपको याद रखना है, इतिहास कहते हैं अतीत का अध्ययन। क्या? अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब मैंने पास्ट शब्द यूज किया, अतीत का मतलब होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है वो चीजें, वो घटनाएं जो घट चुकी हैं, जो हो चुकी हैं। अब जो घटनाएं हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। आचार्य चाणक्य को आप लोग जानते हो। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर आपको अपने जीवन में कोई चीज़ सीखनी है तो जरूरी नहीं जीवन का हर प्रयोग आप अपने ऊपर स्वयं करें, बल्कि कुछ चीज़ों का प्रयोग, यानी कि कुछ चीज़ों का प्रयोग दूसरों के ऊपर देखिए। जैसे आपको किसी को ये सीखना है कि शराब पीकर क्या होगा, शराब पीने से क्या होगा, तो आपको ये जरूरी नहीं करना है कि शराब पीकर क्या होगा। ये प्रयोग आपको खुद अपने ऊपर करना है, बल्कि आप किसी शराबी व्यक्ति के परिवार को देख सकते हैं कि उसने शराब पी तो उसकी कंडीशन कैसी है। या फिर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी गलत रास्ते पर जाकर चेक करें कि जो है उस गलत रास्ते पर चलने से हमें क्या महसूस होता, बल्कि उस व्यक्ति की कंडीशन देखकर आप सीख सकते हैं। तो उसी तरह से इतिहास क्या होता है? इतिहास हमको प्राचीन समय की घटनाओं से, प्राचीन समय की जो घटनाएं घटित हुई हैं, इतिहास में कौन सी घटनाओं का जिक्र किया गया जो महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जिनका एक विशेष महत्व होता है। जैसे मैंने कहा, प्राचीन समय में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश के लिए, महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे देश को आगे तक ले जाने में रहे, इसीलिए इतिहास में महात्मा गांधी का नाम है। तराइन का युद्ध एक बहुत बड़ी युद्ध रहा हमारे देश के लिए, तराइन के युद्ध रहे, उनका भी इतिहास में नाम। मैंने कहा अशोक भी हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजा रहे, हमारे देश के बौद्ध धर्म को आगे तक ले गए। तो इस तरह से इतिहास में सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र किया जाता है जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिन चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। या फिर अगर मैंने कहा इतिहास में अगर सारी चीज़ों को रख दिया जाता तो इतिहास की किताब, अभी तो आपको इतना पतला किताब मिलता है इतिहास को, तो आपको पढ़ने में कहते हैं ऊपर से जा रहा है। लेकिन अगर हर एक महत्वपूर्ण घटना को छोड़कर हर एक घटना को रखा जाए तो इतिहास एक इतना बड़ा भंडार हो जाएगा जिसको हम इतनी से अध्ययन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया इसमें, जहाँ से हम लोग इतिहास से एक सीख ले सकते हैं कि आपको इतिहास रटना नहीं। पहली बात तो इतिहास को समझना है, दूसरी बात इतिहास को पढ़ने के साथ साथ आपको इतिहास रचना है। इतिहास आप कब रच सकते हैं? जब आप अपनी सर्विस पाएंगे, अपने माता पिता का नाम ऊपर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इज्जत कमाएंगे, तब आप इतिहास रचेंगे। देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आपका सीना, आपके माता पिता का सीना, आपके देश का सीना आपके ऊपर गर्व करेंगे। साथियों, मैं बात करता हूँ इतिहास होता क्या है। सबसे पहले तो इतिहास यानी कि अतीत का अध्ययन। अतीत क्या होता है? जो घटनाएं बीत चुकी हैं। जैसे मैंने कहा कि जो है तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत की लड़ाई हो गई, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें किसका भाग है? इतिहास का। अब जब मैंने कहा आप लोगों को इतिहास पढ़ाया किस तरह जाता है, तो इतिहास को आपको 3 तरीके से पढ़ाया जाता है। पहला पढ़ाया जाता है प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ाया जाता है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा आपको पढ़ाया जाता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आपको पढ़ाया जाता है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। मुझे मालूम है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि मैं जुटा सकूं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छा हो और साउंड अच्छा हो। क्योंकि साथियों, मैं जानता हूँ कि अभी जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन तभी मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो आप लोग मेरे ऊपर सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं
मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक कोने तक शिक्षा जाए, उस शिक्षा को जाने में आप लोग ही मेरा सहयोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आपको इस तरह से विवरण बता दिया जाता है इतिहास को, एंशियंट हिस्ट्री सॉरी, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब आप प्राचीन इतिहास के बारे में जैसे आपको पढ़ाया जाता है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में आपको पढ़ा दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बात कर ली जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में अच्छा किस तरह से इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, तो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ग्रामीण थी, नगरी थी, या फिर ग्रामीण नगरी थी, या फिर दोनों थी। तो आपको जो सही आए वो आप, जैसे हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो उसका उत्तर हो सकता है ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। ये सारे क्वेश्चन जो है ये किस तरह से पूछ सकता है, ये इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि प्राचीन भारत के पाठ से पूछा जा सकता है। या फिर जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको एक पाठ आता है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये भी प्राचीन भारत का पाठ होता है। तो साथियों विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है इतिहास की, तो आपके पास जो भी जीके जीएस की किताब हो उसके द्वारा चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोग आज पहली बात करते हैं इतिहास की विषय वस्तु। तो इसमें प्राचीन इतिहास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और आपका मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगल अम्परर यानी कि मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तरवर्ती मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गांधी जी ने किस तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, देश में किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों आगे मैं बात करता हूँ कि जो आपका इतिहास है, तो सबसे पहले जब आपने इतिहास को पढ़ना चालू किया तो आपको 3 तरीके से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ाया गया। तो साथियों आज जब हम लोग इतिहास की इस सीरीज को शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्राचीन इतिहास के साथ। कहाँ से, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ये आपको कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग देख लेना। प्राचीन इतिहास ये जो है प्राचीन इतिहास, मैंने बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया से चालू करते हैं, मॉडर्न आधुनिक भारत से, लेकिन मैंने प्राचीन इतिहास से चालू किया है। तो प्राचीन इतिहास से चालू क्यों किया है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी विषय को भी अगर आप एक क्रमागत तरीके से यानी कि एक अच्छे तरीके से, जैसे आपको किसी घर के ऊपर चढ़ाई करनी है, तो अगर आप सीढ़ी के डंडे जो होते हैं, सीढ़ी के जो गाँव में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, या फिर सीढ़ी के जो जीने होते हैं, या फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर अगर सही तरीके से कदम रखेंगे तभी आप पहुँच पाएंगे। तो इतिहास नामक जो मंजिल है उसके ऊपर चढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमको प्राचीन इतिहास से सही तरीके से एक एक जीने पर कदम रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैंने बात की प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में जब हमने बात की तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है, सबसे पहले मैंने इस पर बात करने वाला हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले साथियों हम लोगों को याद करना है कि भारत में जो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, वो क्या है, भारत की प्राचीन पुस्तकें हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, पुरातात्विक स्रोत। क्या, तो पहली बात हो सकती है साहित्यिक स्रोत होने चाहिए। किस तरह के स्रोत होने चाहिए, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में मैं क्या रखूँगा, तो साहित्यिक स्रोत में जैसे भारत में जैन धर्म आया था तो जैन धर्म की पुस्तकों को रख सकते हैं, वहाँ से जैन धर्म की जानकारी मिलेगी। या फिर भारत में जो विदेशी यात्री आए उनसे मैं जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। या फिर मैंने कहा आपको पुरातात्विक स्रोत, कहाँ से जानकारी मिलेगी इतिहास के बारे में, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या रख सकते हैं साथियों, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख को रख सकते हैं, सिक्कों को रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की साथियों साहित्यिक स्रोत के ऊपर। दोस्तों किसके ऊपर, साहित्यिक स्रोत। तो अगर मैं बात करूँ साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में जब मैं बात करता हूँ तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानना है, जिसके बारे में ब्राह्मण साहित्य के बारे में, जिसके बारे में ब्राह्मण साहित्य के बारे में। और ब्राह्मण साहित्य के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोतों को जानने का
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत क्या है? वेद। क्या है? वेद। अगर मैं वेद की बात करूं कि वेद हैं कितने, तो साथियों याद रखना वेद हैं 4। कितने वेद हैं? 4। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, तीसरा वेद, और एक है यजुर्वेद, और चौथा वेद है अर्थवेद। तो मैंने कहा अगर भारत के इतिहास को जानना है तो भारत के इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है वो है वेदाज, यानी कि वेद। वेद कितने हैं साथियों? तो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। अब ये जो वेद हैं, इन चारों वेदों का संकलन किसने किया था? अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इन चारों वेदों के संकलन कर्ता कौन थे, तो इसका नाम होगा, इनका नाम है महेश कश्यप द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है? महेश कश्यप द्वैपायन वेद व्यास। महेश कश्यप द्वैपायन वेद व्यास जी ने क्या किया था? ये तो 4 वेद थे आपके, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। क्या किया था? संकलन किया था। तो साथियों सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि अभी तक मैंने बात की कि भारत के इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो कौन सा है? वेद। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? महेश कश्यप द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। अब मैंने चारों वेदों के जब नाम बताया तो पहले सबसे पहले नाम बताया था ऋग्वेद का। इसका ऋग्वेद का। तो आप लोगों को याद रखना है जो ऋग्वेद है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे प्राचीन वेद। कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो उसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है उसको 10 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में बांटा गया? 10 मंडल। अभी कभी भी एग्जाम में प्रश्न आए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा एग्जामिनर? ऋग्वेद में कुल मंडल। क्या पूछेगा? ऋग्वेद में कुल मंडल। तो इसका जवाब कितना होगा? 10 मंडल। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो इसका जवाब होगा 1028। इसका उत्तर आप लोग कितना बनाएंगे? 1028 सूक्त। 1028 सूक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद को अगर कोई पढ़ेगा तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ऋग्वेद के पाठकर्ता, क्या पूछा जाएगा? ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा पुरोहित। क्या कहते हैं? पुरोहित। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो पुरोहित कहते हैं। तो साथियों याद रखना जो ऋग्वेद है, कौन सा? ऋग्वेद। इसका जो पहला मंडल है, कौन सा मंडल है? ऋग्वेद जो है इसका जो पहला मंडल है, कौन सा मंडल है? पहला मंडल। और इसका जो अंतिम मंडल है, ऋग्वेद का पहला मंडल और अंतिम मंडल, ये जो है ये बाद में जोड़े गए थे। कौन कौन से मंडल बाद में जोड़े गए ऋग्वेद में? पहला मंडल और अंतिम मंडल। तो साथियों याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? वेद कितने हैं? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अगर पूछा जाता है ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो पुरोहित कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद का पहला मंडल और अंतिम मंडल जो है ये कब जोड़ा गया, तो ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल, कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, इसका गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके बारे में बताया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ऋग्वेद का नवा मंडल जो है साथियों, क्या? नवा मंडल। नवा मंडल जो है वो आपको सोम देवता, इसके बारे में बताता है? सोम देवता के बारे में बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का नवा मंडल किससे जुड़ा हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा सोम देवता से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? सोम देवता से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा पुरुष सूक्त से। किससे? पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद का 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है। इसको आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद याद रखना है यूनेस्को, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को द्वारा क्या याद रखना है? यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 ऋचाओं को, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 ऋचाओं को, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 ऋचाओं को
यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा बिचाऊ नहीं, यहाँ है यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यहाँ पर है यानी कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की आप लोगों से, मैंने बात की कि ऋग्वेद सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इतिहास होता क्या है, इतिहास में किन तरह की घटनाओं को शामिल किया जाता है। उसके बाद मैंने बात की जो आपका इतिहास है, जब आप उसको पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना होता है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में एक पार्ट एक चैप्टर हम कह सकते हैं वो होता है भारतीय इतिहास के स्रोत या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो उसमें सबसे पहले जब मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहा तो स्रोत में मैंने 2 तरीके के स्रोत पढ़े, एक पुरातात्विक स्रोत और एक पढ़ा आपका साहित्य स्रोत। जब हमने साहित्य स्रोतों के ऊपर बात की तो साहित्य स्रोत में हमने वेद के बारे में पढ़ा। वेद में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है जो आपकी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो उसका सही जवाब होगा भाइयों ऋग्वेद। अब उसके बाद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो उसका सही जवाब होगा 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब होगा होरोत। ऋग्वेद का पहला मंडल और अंतिम मंडल कब जोड़ा गया था, तो इनको आखिरी में जोड़ा गया था और सबसे बाद में यानी कि। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का नवा मंडल किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऋग्वेद का नवा मंडल देवता सोम से संबंधित होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या होता है, पुरुष सूक्त का मतलब क्या होता है जिसमें हम तरह तरह के समाज में किस तरह से जातियों का विभाजन किया गया है, ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, पुरुष सूक्त। यूनेस्को द्वारा अब उसके बाद एक आपको नोट पॉइंट लिखना है, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद के बाद हम बात करेंगे शुक्ल यानी कि ऋग्वेद के बाद हम लोग बात करने वाले हैं यजुर्वेद के ऊपर। यजुर्वेद के ऊपर बात करेंगे ऋग्वेद के बाद। यजुर्वेद के ऊपर हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या होता है सच में, तो यजुर्वेद में आप लोगों को याद रखना है, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की चर्चा यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की चर्चा किस वेद में की गई है, साथियों याद रखना। तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की चर्चा की गई है आपके यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद का एक साथियों नाम और आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि क्रमकांडी, क्या पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, क्रमकांडी वेद किसे कहा जाता है। आपसे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रमकांडी वेद किसे कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि यजुर्वेद क्या होता है, तो यजुर्वेद वह वेद होता है जिसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों की चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा क्रमकांडी वेद किसे कहा जाता है, तो क्रमकांडी वेद कहा जाता है यजुर्वेद को कहा जाता है। उसके बाद साथियों आप लोगों को याद रखना है, ये जो यजुर्वेद है इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों को देखना। शुक्ल यजुर्वेद जो होता है ये केवल पद्य में होता है, केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद जो होता है ये गद्य और पद दोनों में होता है। गद्य पद्य के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। पद किसे कहते हैं, जैसे आप कोई दोहा पढ़ते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग होंगे अंधे को सब कुछ दर्शे, तो ये पद है। और गद्य क्या, ये क्या है, ये पद है। और गद्य क्या होता है, जहाँ पर पूरा का पूरा जैसे कोई लेसन आप पढ़ते हैं ईमानदार लकड़हारा, ये क्या है, गद्य है। अब मैंने आपसे कहा जो शुक्ल यजुर्वेद है, क्या है,
शुक्ल यजुर्वेद, इसको वाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाज स्नेही संहिता। अगर आपसे पूछा जाए वाज स्नेही संहिता किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे आपका ऋग्वेद है, क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यजुर्वेद जो है, कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं। आप लोगों को ये सारे जो हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको सही से याद है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की चर्चा की जाती है। इसे कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूरी तरीके से छप सकती हैं और पूरा आपको पेपर में मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है? सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से याद करना है। जैसे मैंने कहा शुक्ल यजुर्वेद क्या होता है, तो यजुर्वेद दो तरीके से होता है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है। और ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को पुरोहित कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। आशा करता हूँ कि सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं अगले वेद के ऊपर। अगला वेद जो आप लोगों को आता है वो आता है सामवेद। अगला वेद जो आपको आता है वो आता है सामवेद। साथियों आप लोग मेरे ऊपर विश्वास जताइए, मैं आपको पूरा का पूरा इतिहास बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा इतिहास बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। सामवेद, सामवेद का मतलब क्या होता है? तो सामवेद में सबसे पहले एक शब्द आता है साम। साम का अर्थ, साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम शब्द जो है इसका मतलब क्या है? ज्ञान। सामवेद, तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। साथियों जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको तरह तरह के यज्ञ भी पढ़ाऊंगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया। ये सारे यज्ञों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सामवेद के ऊपर चर्चा करता हूँ। सामवेद में सामवेद इस तरह से आप कह सकते हैं, साम प्लस वेद, इस तरह से लिख सकते हैं सामवेद। तो सामवेद में साम शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? गान। साम शब्द का मतलब होता है क्या? गान। और सामवेद में क्या होता है? तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को। और याद रखना है सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जन्मदाता। क्या कह सकते हैं? भारतीय संगीत का जन्मदाता। याद रखना किस वेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि किस वेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा सामवेद। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है सामवेद का जो पाठकर्ता होता है, क्या? सामवेद का जो पाठकर्ता होता है, तो सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। यह बात आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद याद रखना है सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। 1875 ऋचाएं, इसमें से 99 ऋचाएं ही मूल रूप से सामवेद से हैं और बाकी जितनी हैं वो सारी कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है कि सामवेद में 1875 ऋचाएं, जिनमें से 99 ऋचाएं हैं सामवेद से ली गई हैं और बाकी ऋचाएं कहाँ से हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। अब सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सामवेद के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। सामवेद के बाद अगला वेद जो आता है वो आता है आपका अर्थवेद। कौन सा आता है? अर्थवेद। कौन सा आता है? अर्थवेद। सामवेद के बाद अगला वेद कौन सा आता है? तो सामवेद के बाद अगला वेद आता है अर्थवेद। और अर्थवेद क्या होता है? जब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद लिख जाते हैं, उसके बाद तीनों वेदों को लिखने के बाद एक अंगिरस ऋषि होते हैं। अंगिरस ऋषि आपको नाम में रखना है। अंगिरस ऋषि नाम रख सकते हैं। अंगिरस ऋषि
द्वारा या फिर अथर्व, क्या कह सकते हैं, अंगिरस या फिर अथर्व ऋषि के द्वारा क्या होती है, अर्थवेद की रचना की जाती है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, अर्थवेद में ब्रह्म किसके बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ज्ञान के बारे में बताया गया है, धर्म के बारे में बताया गया है, औषधि के बारे में बताया गया है, जादू टोना के बारे में बताया गया है, वशीकरण के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, जादू टोना, वशीकरण, इन सारी चीज़ों, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों की चर्चा किस वेद में की गई है, तो इन सारी चीज़ों का जो जिक्र है वो किया गया है आपका अर्थवेद में। उसके बाद मैं बात करता हूँ अर्थवेद में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर बात करता हूँ कि अर्थवेद किस तरह से, मैंने क्या बताया आपको कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं हुरुत। फिर उसके बाद मैंने बात की कि सामवेद जो है, सामवेद को पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। फिर मैंने आपसे बात की कि जो है यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको कहते हैं अर्धवर्गी। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि जो अर्थवेद को पढ़ेगा, किस वेद को, अर्थवेद को, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा। क्या कहेंगे, ब्रह्मा। अर्थवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। ठीक है। अब ये जो चारों वेदों की मैंने बात की, कौन कौन से वेदों की बात की, मैंने बात की ऋग्वेद की, मैंने बात की सामवेद की, मैंने बात की यजुर्वेद की, और मैंने बात की अर्थवेद की। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। जो मैंने चारों वेदों की बात की, इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को मिलाकर कहा जाता है संहिता। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए संहिता क्या होता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को मिलाकर आपस में क्या बन जाता है, संहिता बन जाता है। तो साथियों, अब वेदांत यानी कि वेदों के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर ली है। जो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ मैं, इतना कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि इतनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि चाहे आप UPSI, SSC का कोई भी एग्जाम, SSC GD वगैरह दें, तो आपको कोई भी बिना दिक्कत आप पूरा वनडे एग्जाम्स कोई भी दें, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे एक हेडिंग आती है वेदांत। क्या आती है, वेदांत। वेदांत साथियों क्या होता है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की। क्या रखना, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब वेदांत को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो उसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, व्याजो निसी कच्छ। वेदांग को याद करने का एक ट्रिक होता है व्याजो निसी कच्छ। व्या का मतलब होता है व्याकरण, जा का मतलब होता है ज्योतिष, निसी का मतलब होता है निरुक्त, और सी का मतलब होता है शिक्षा, और का मतलब होता है कल्प, और छा का मतलब होता है छंद। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो आपका वो क्या है, आपका जो वेदांग है, वेदांत के लिए 6 जो वेदों को भली बात समझने के लिए जिनकी रचना की गई, उनको किस तरह से याद रखते हैं, व्याजो निसी कच्छ। व्या का मतलब होता है व्याकरण, ज्या का मतलब होता है ज्योतिष, नि का मतलब होता है निरुक्त, सा का मतलब होता है शिक्षा, का मतलब होता है कल्प, और छा का मतलब होता है छंद। तो वेदांग कितने हैं, तो है व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याजो निसी, शिक्षा है, निरुक्त है, और छंद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग कुल कितने हैं, तो वेदांग है 6, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा और छंद। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ महाकाव्य के ऊपर। किसके ऊपर, महाकाव्य, यानी कि जो महाकाव्य भी काफी जरूरी होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ महाकाव्य की, तो महाकाव्य आपके टोटली कितने हैं, महाकाव्य आपको याद रखना है, महाकाव्य कितने हैं, तो महाकाव्य आपके 2 हैं। एक है आपका रामायण, और दूसरा महाकाव्य है आपका महाभारत। रामायण जो है इसके रचनाकार, रामायण के जो रचनाकार हैं उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार का नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि। अगर कभी पूछा जाए जो महाभारत है इसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, इसके रचनाकार।
और आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत जो है ये पांडवों और कौरवों के युद्धों से संबंधित है और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। कहीं कहीं पर आपको जिक्र दिया होगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। और रामायण से जो है, रामायण से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रामायण का अनुवाद किस भाषा से कैसे क्या किया गया, जैसे फारसी में किसने किया, हिंदी में किसने किया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ जैसे आपका हो गया रामचरितमानस। क्या हो गया? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो थे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। और आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को पता करना है कि रामायण जो है इसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया, फारसी भाषा में किसने किया, अंग्रेजी में किसने किया। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में आकर बतानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं मेरे यानी नीरज कुमार सैनी के साथ। आपके अपने स्टडी चैनल सैनी कर सकते हैं।